तो जीका वायरस का पहला केस केरला में एक 24 ईयर की प्रेग्नेंट फीमेल में हमको मिला और उसके बाद 14 और केसेस जीका वायरस के कंफर्म हो चुके हैं केरला में। तो क्या है ये जीका वायरस, कितना डेंजरस है ये और कैसे हम इससे बच सकते हैं, इन एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर यज्ञ सकलानी हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आज एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के इस चैनल पे, जिसका नाम है मेडिसिन ऑल। तो आज की वीडियो में चलिए डिस्कस करते हैं जीका वायरस के बारे में। तो जीका वायरस है क्या? ये जीका वायरस एक फ्लेविविरिडी फैमिली का वायरस है, जिसमें और वायरस भी आते हैं जैसे कि डेंगू वायरस, येलो फीवर वायरस। ये कुछ कॉमन वायरस है इस फैमिली के और ये सबसे पहले देखा गया था युगांडा के फॉरेस्ट में और 1947 में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया गया था। यानी कि जब इंडिया अपने स्वतंत्रता की सपने को जी रहा था उस टाइम पे ये वायरस आइडेंटिफाई किया गया था। यूजुअली ये एक माइल्ड इन्फेक्शन होता है जो कि होता है एडिस मॉस्किटो की बाइट से। तो ये एक माइल्ड डिजीज ही होती है जिसके सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं और डेंगू से काफ़ी इसके सिम्टम्स मिलते हैं। इसलिए इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डेंगू भी आता है। तो इसके सिम्टम्स होते हैं माइल्ड स्किन रैश होता है, इसमें हेडेक होता है, जॉइंट पेन मिल जाता है, मसल पेन मिल जाता है आपको और कंजंक्टिवाइटिस भी इसमें देखा जाता है। जीका वायरस के आउटब्रेक एशिया, अफ्रीका या साउथ अमेरिका में देखे गए हैं। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा ये इधर कुछ पोरेस्ट नेशन वर्ल्ड के पाए जाते हैं, तो इन एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है। और मॉस्किटो बाइट के साथ साथ ये वायरस मदर से फीटस में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट मदर को ये वायरस हो जाए तो वो अपने फीटस को भी ये वायरस ट्रांसमिट कर सकती है। और इसके साथ साथ इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। उसके साथ साथ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, अगर आपने इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड किसी नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट को चढ़ा दिया तो उससे भी ये वायरस ट्रांसमिट होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सिर्फ 20% पेशेंट्स को ही ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर पाता है, यानी इतना अफेक्ट कर पाता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं और फिर पता चले कि हाँ भाई इसको जीका वायरस है। यानी 80% पेशेंट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी इतनी इम्यून होती है कि वो जीका वायरस को फाइट कर लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उनको जीका वायरस कभी रहा होगा। वैसे तो ये वायरस माइल्ड इन्फेक्शन ही कॉज करता है, लेकिन इसकी 2 सीवियर फॉर्म्स बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। उनमें से एक है, आपने एक शब्द सुना होगा, टेरेटोजेनिक ड्रग्स, यानी ऐसी दवाइयाँ जो प्रेग्नेंट फीमेल अगर खा लें तो वो उनके बेबीज़ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती हैं, यानी बर्थ के टाइम पे एबनॉर्मेलिटीज़ उनमें हो सकती हैं बेबीज़ में। तो वैसे ही ये वायरस भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करता है और फीटस में ये माइक्रोएन्सेफेली कॉज कर सकता है। माइक्रोएन्सेफेली यानी रिड्यूस्ड हेड साइज। अब जो कम्युनिटी मेडिसिन के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको माइक्रोएन्सेफेली की अच्छी डेफिनेशन पता होगी, लेकिन अगर मैं एक लेमैन को समझाना चाहूँ तो माइक्रोएन्सेफेली यानी एक रिड्यूस्ड हेड साइज होता है। तो अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को ये वायरस अफेक्ट कर चुका है तो वो इस वायरस को हल्के में ना लें और सीधे अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कंसल्टेशन लें कि उनको क्या करना चाहिए। एक और बीमारी है जो जीका वायरस के बाद काफ़ी कॉमनली देखी जाती है, उसका नाम है गुलियन बार सिंड्रोम। गुलियन बार सिंड्रोम होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसमें हो जाती है, यानी पेरिफेरल नर्व्स को ये अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली आपकी फीट और हैंड की नर्व्स होती हैं उनको ये अफेक्ट करता है और आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट सी महसूस हो सकती है, जैसे आपका हाथ सो जाता है, पैर सो जाता है, उस टाइप की सेंसेशन एक महसूस हो सकती है। और इस झंझनाहट के साथ साथ वीकनेस ऑफ लिम्स भी महसूस होती है। उसके साथ साथ ये ऊपर चलती रहती है, जैसे अगर मेरे फिंगर्स से शुरू हुई तो ये ऊपर पूरे हैंड को अफेक्ट कर जाएगी मेरे, और धीरे धीरे ये बीमारी प्रोग्रेस करती रहती है और पैरालिसिस और इवन डेथ तक कॉज कर सकती है। तो हर टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब ये नहीं है कि गुलियन बार सिंड्रोम ही है वो। कई बार ट्रांजिएंट इस्चीमिया से भी टिंगलिंग सेंसेशन और वीकनेस आपको महसूस हो सकती है, जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन में हाथ या पैर रख दें जिससे वहाँ की ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो उससे क्या होता है, थोड़ी देर के मतलब ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, फिर आप उस पोजीशन को चेंज करेंगे तो एकदम से ब्लड सप्लाई जाने लगेगी वहाँ पे, तो उससे भी टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो सकता है आपको, जिसको आप हाथ या पैर सो जाना कहते हैं। लेकिन ये गुलियन बार सिंड्रोम नहीं है। तो अगर आपको कंटिन्यूसली टिंगलिंग महसूस हो रही है या वीकनेस महसूस हो रही है और वो फिर ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, तो उस चीज़ से आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अपने। तो क्या रिस्क फैक्टर हैं कि आपको जीका वायरस इन्फेक्शन होने के
चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप अगर किसी कंट्री से ट्रैवल करके आए हैं जहाँ पे जीका वायरस का आउटब्रेक हो रखा है अभी, तो उस केस में आपको जीका वायरस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, टेस्टिंग करवानी चाहिए। तो जो इसकी टेस्टिंग है वो टेस्टिंग कैसे की जाती है, RT-PCR से इसकी टेस्टिंग की जाती है। कोविड एरा में आपने RT-PCR का नाम काफ़ी ज़्यादा सुन लिया होगा, तो वैसे ही ये RT-PCR काफ़ी टाइम से इस्तेमाल होता आ रहा है और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के अगेंस्ट इसका ये डायग्नोस्टिक पर्पस सर्व करता है। कल्चर ग्रोथ से भी इसका वो यूज़ किया जाता है, लेकिन ये क्लिनिकल पर्पस से कल्चर हम नहीं करते, क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी, और एक्सपेरिमेंटल पर्पस से या लेबोरेटरी पर्पस से, रिसर्च पर्पस से इसका ज़्यादा इस्तेमाल है कल्चर का। तो जो फ्लूइड्स होते हैं जो इस चीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं वो ब्लड हो सकता है, वो फीमेल्स के केस में वजाइनल फ्लूइड हो सकता है, मेल्स के केस में सीमन हो सकता है। इसके साथ साथ सलाइवा से भी इसका टेस्ट हो सकता है। इसके साथ साथ जो दूसरा रिस्क फैक्टर होता है वो क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर आप उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं तो उससे भी आपका जीका वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। और इसके साथ साथ तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर जीका वायरस पॉजिटिव पर्सन का ट्रांसफ्यूजन हो जाए किसी जीका वायरस नेगेटिव पर्सन में, तो वो नेगेटिव भी कुछ टाइम बाद पॉजिटिव हो सकता है। तो इससे मेनली बचने का तरीका यही है कि ट्रैवल अवॉइड करिए, और उसके साथ साथ मॉस्किटोज़ के अपने घर के आसपास ब्रीड करने को रोकिए। और जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि गैम्बूजिया एक फ़िश है, वो इस्तेमाल हो रही है कई जगहों में, जो कि मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। तो लार्वा को खा के मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी जीका वायरस के बारे में जान सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप और ऐसी वीडियो देख पाएँ और अपने नॉलेज को बढ़ा पाएँ। तो चलिए, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। दैट्स द ओनली वे वी कैन अवॉइड दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक। बाय बाय।